morning, my dear students, and welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. I hope you enjoyed your holidays thoroughly और अब back to your studies, right? हम आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं that is second chapter of your history, that is coming of socialism in Europe and Russian Revolution. Clear? कुछ आपके सीनियर्स से आपने जाना होगा कि रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है. जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने सीरीज में किया है, चैप्टर को लिंक करके किया है, उसी तरीके से अगर आप सीक्वेंस में इस चैप्टर को भी समझोगे तो इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. पार्ट्स में हम इस चैप्टर को करेंगे, आपने चीजों को कनेक्ट करके समझना है. क्लियर? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रशियन रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दी थी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसे एग्रीगेरियन रिवोल्ट कहा जाता है और जो रशियन रेवोल्यूशन है उसे इंडस्ट्रियल रिवोल्ट कहा जाता है. क्लियर? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल वर्कर्स की वजह से हुआ था, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी लार्ज स्केल, और रशियन रेवोल्यूशन जो है वो अकर किया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स की वजह से. यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की लार्ज स्केल पे. क्लियर? तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्रीगेरियन रिवोल्ट एंड जो आपका रशियन रेवोल्यूशन दैट इज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इज इट क्लियर? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हिस्ट्री बदलती है तो वो किसी एक कारण से नहीं बदलती. कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आइसोलेशन में अकर करता है. आप देखो, ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे नेचर में, कहीं पे इरोजन हो रही है, कहीं पे डेपोजिशन हो रही है. तो ऐसा तो नहीं है ना कि अकेली इरोजन, अकेली डेपोजिशन हो रही है. डेपोजिशन के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी तो पहले अकर करती है. पहले वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर डेपोजिशन होती है. तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता. जब कुछ मेजर चेंज आता है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं साथ में आपको वो पता चलेगा कि उसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं उस चेंज को लाने के लिए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन भी ऐसे ही इफेक्ट्स हैं. कुछ जो चेंजेस अकर कर रहे थे सोसाइटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका इफेक्ट है, रशियन रेवोल्यूशन उन चेंजेस का इफेक्ट है जो सोसाइटी में अकर कर रहे थे. आप मान लो जैसे एक लावा होता है ना, अंदर वो दहक रहा है लावा, वो चेंजेस हैं, वो अंदर मतलब जो सोसाइटी में चेंजेस अकर कर रहे हैं, और जब वो फटके बाहर आता है तो वो उसका इफेक्ट होता है. तो वैसे ही सोसाइटी में चेंजेस अकर कर रहे थे, सोच बदल रही थी लोगों की, उन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया था, काफी कुछ जान लिया था, अलग अलग ओपिनियंस डेवलप हो रहे थे, जिस वजह से अल्टीमेटली फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन अकर करते हैं. यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर में डायरेक्टली जंप करने से पहले हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जिनकी वजह से अल्टीमेटली रेवोल्यूशन अकर किया. तो पहले आप देखो चैप्टर का टाइटल क्या कहता है, सोशलिज्म इन यूरोप. इसका मतलब हम पहले पूरे यूरोप की बात करेंगे कि ऐसा पूरे यूरोप में क्या हो रहा था जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन अकर किया. इज इट क्लियर? सो लेट अस गेट टू द चैप्टर नाउ. अंडरस्टैंड द टर्म सोशलिज्म. सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, सोशलिज्म मतलब आप देखो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स, चेंजेस कब आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस कब आते हैं. आपके मतलब किसी के भी घर में कभी होता है ना कि आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट अकर करता है. चार लोगों का परिवार है, चार लोगों की अलग अलग राय है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो ये तो कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो सोशलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है. आइडियोलॉजी का मतलब सोच, एक सोच है जो कि पूरे यूरोप में फैल रही थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रशियन रेवोल्यूशन अकर करता है. अब सोशलिज्म क्या आइडियोलॉजी है? नाम से ही पता चल रहा है सोशल. सोशल क्या होता है? आप कहते हो ना कि यार मेरा वो फ्रेंड है वो बहुत सोशल है, यो शी इज अ सोशलाइट, शी इज अ बिग सोशलाइट.
आप सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है ओ शी इज अ बिग सोशलाइट। मतलब जिस इंसान को सबके साथ घुल मिल के रहना अच्छा लगता है उसे कहा जाता है सोशलाइट। तो सोशलिज्म भी उसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि सोसाइटी जो है वो इस तरीके से बिल्ड होनी चाहिए जिसमें हर इंसान की इक्वल इंपॉर्टेंस हो, प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए, प्रिविलेजेस सबके पास होनी चाहिए। जो सिस्टम्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से चल रहे थे, मोनार्कियल रूल, जिसमें प्रिविलेजेस, प्रॉपर्टीज, जो भी राइट्स थे वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को ही थे, इस तरीके की सोसाइटी की जरूरत हमें नहीं है। तो सोशलिज्म एक धारणा है, एक आइडियोलॉजी है जो सोसाइटी को चेंज करना चाहती है और सोसाइटी को बिल्ड करना चाहती है एक पॉजिटिव तरीके से, जिसमें अमीर गरीब का फर्क जो है वो खत्म कर दिया जाए। इज इट क्लियर? तो रशिया में आप देखोगे इस टाइम पे जैसे फ्रांस में मोनार्कियल रूल था, रशिया में भी इस टाइम पे मोनार्कियल रूल ही चल रहा था। लुइस 16 फ्रांस में था, रशिया में जार निकोलस, TSAR, टी साइलेंट है, एस से जेड की साउंड भी आती है, तो इट इज नॉट सार, इट इज जार निकोलस। इज इट क्लियर? सो जार निकोलस जो है रशिया में इस वक्त पे रूल कर रही थी। तो ये था सोशलिज्म, मतलब कि एक सोच चली, एक आइडियोलॉजी चली पूरे यूरोप में, क्योंकि लोग जो है सोसाइटी में अब वो मॉडर्नाइज हो रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, अर्बनाइजेशन हो रही थी, तो उनकी सोच कहीं ना कहीं बदल रही थी। उनकी सोच ये बनती जा रही थी कि पावर्स एंड प्रिविलेजेस सिर्फ मोनार्कियल रूल के हाथ में ही क्यों रहे, सिर्फ मोनार्क के पास ही क्यों रहे, लोगों में क्यों ना बट जाए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ क्यों नहीं मिलता। इज इट क्लियर? तो ये धारणा, ये आइडियोलॉजी जब पूरे यूरोप में फैलने लगी तो कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना रशियन रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्ट था, तो कहीं ना कहीं जो रशिया के इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उन्होंने अल्टीमेटली रिवोल्ट किया, एंड दैट इज हाउ सोशलिज्म लेड टू रशियन रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गई है। अगर ये समझ में आ गई है तो आपको आगे की सीक्वेंस में चीजें समझने में आसानी होगी। इज इट क्लियर? अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या कहती है? चैप्टर की इंट्रोडक्शन कहती है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मेनली इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बोला गया है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से यूरोप में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को इंस्पायर किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं था। ये जब आप 10th क्लास में जाओगे ना, 10th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां से आपको समझ में आएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, किस तरीके से वो आग पूरे यूरोप में फैल गई, और ना सिर्फ पूरे यूरोप में, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड तक, इवन इंडिया तक जो है, मतलब इंडिया तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जब फैल गई तो इंडिया ने भी नेशनलिज्म के लिए अपने आप को वहां से इंस्पायर किया। क्लियर? So French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या जाना, सोसाइटी कैसे बनी हुई थी? मोनार्कियल रूल, एस्टेट्स में लोग बटे हुए हैं, और जितना भी इकोनॉमिक बर्डन, पॉलिटिकल बर्डन, सोशल बर्डन, वो सारा का सारा बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर ही था। दैट मीन्स के फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो है थर्ड एस्टेट को एक्सप्लॉइट कर रही थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो 90% पॉपुलेशन है, और जो एक्सप्लॉइट कर रही है वो 10% पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी सोसाइटी को ये एग्जाम्पल दिया कि हम किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो इतने लंबे समय से हमारे पे मोनार्कियल रूल चला आ रहा है, हम आज भी उसको ही फॉलो करते आए। इज इट क्लियर? तो कुछ लोग थे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझने की, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बात,
As you have read, before 18th century society was broadly divided into estate and order. ये सारी बात मैंने आपको बता दी, एस्टेट्स में बटे हुए थे और सारा बर्डन जो है वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled the social power began to be discussed. Right? कि अब मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये बात आ गई थी कि जरूरी नहीं है राजा का ही रूल चलता रहेगा. आप प्रिविलेजेस के बेसिस पे पावर को देना बंद करो और जो काबिलियत के बेसिस पे जो है पावर हम दे सकते हैं. और ये आइडियाज पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किए. इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय, डिरोजी और बहुत से आप देखोगे उस टाइम पे जो किंग्स थे उन्होंने भी उन आइडियाज को अपने किंगडम का जो सिस्टम है उसमें इनकलकेट किया. अगर आपने 8th क्लास में आपको टीपू सुल्तान के बारे में याद हो, मैसूर के जो राजा थे, सुल्तान थे, उनके बारे में अगर याद हो एक पॉइंट कि उनकी आर्मी में हर कंट्री, अलग अलग कंट्री के लोग भी थे, सोल्जर्स भी थे. इज इट क्लियर? तो वो उन्होंने क्यों किया? वो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन से. इज इट क्लियर? तो आइडियाज जो हैं वो ट्रैवल करते हैं आपकी सोच से भी ज्यादा तेज. राइट? सो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. अब जब चेंजेस आते हैं, आप देखो हमारा जो सबसे छोटा सोशल यूनिट होता है ना, वो होती है हमारी फैमिली. 4, 5, 6, 7 कितने मेंबर्स हो सकते हैं फैमिली में? आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है. राइट? तो अगर जॉइंट फैमिलीज भी है तो भी 5 से 7 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे. राइट? तो हमारी फैमिलीज का ही अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि कोई बात ऐसी हो सकती है कभी कभी फैमिलीज में जिसमें हमारी सबकी एक जैसी राय नहीं बन पा रही. क्लियर? तो वहां पर भी आर्ग्यूमेंट्स आकर करती हैं ना. तो सोसाइटी में चेंजेस लाना बहुत आसान हो जाए अगर सबकी राय एक जैसी हो जाए. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सबकी राय एक जैसी हो जाए? सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. कैसे कैसे ओपिनियन हो सकते हैं? सपोज करो कि आपने अपने घर में ही कुछ बदलना है, तो जिन लोगों को उस पुराने सिस्टम की आदत होगी वो कहेंगे नहीं नहीं इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है. राइट? सेकंड कैटेगरी होगी जो ये कहेंगे कि हाँ बदल देंगे, थोड़ा रुक जाओ, धीरे धीरे बदल देंगे. और जो यंग जनरेशन होगी जिसको उस सिस्टम से 100% प्रॉब्लम है, वो ये कहेंगे कि जब बदलना है तो थोड़ा थोड़ा रुक के क्या बदलना है, इसको बदल के खत्म करो. इज इट क्लियर? तो एक बात पे ये 3 डिफरेंट ओपिनियंस आ गए. सेम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यूरोपियन सोसाइटी में भी देखने को मिल रहा था. यूरोपियन सोसाइटी कंप्लीटली सब लोग इस ओपिनियन के नहीं थे कि सोसाइटी को बदलना है. कुछ लोगों का ओपिनियन था कि जो जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक है, उसको वैसे ही चलने दो. उन्हें कहा जाता था कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव कौन होते हैं? हम कहते हैं ना कि अरे ये बड़ा ही कंजर्वेटिव सी फैमिली का है. कंजर्वेटिव मीन्स जो बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करते, जो बदलाव नहीं चाहते, उन्हें कहते हैं कंजर्वेटिव. राइट? उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोगों की थी वो कहते थे कि चेंज होना जरूरी है लेकिन एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे हम चीजों को बदलेंगे. वो थे लिबरल्स, जो खुली सोच के लोग थे. चेंजेस चाहते थे लेकिन नॉट एट वंस, धीरे धीरे. जो आपकी थर्ड कैटेगरी थी वो थी आपकी रेडिकल्स, जो यंग जनरेशन है, जैसे आप जैसे लोग हैं, आज वाले बच्चे हैं. जो बदलना है उसको बदलो, रातों रात बदल के रख दो. जैसे हमारे कंट्री की अगर हम एग्जाम्पल दे तो भगत सिंह के अंग्रेजों को नहीं सुनाई दे रहा आप क्या कहना चाहते हो, तो असेंबली में बॉम्ब फोड़ो और सुनाओ उनको, अब उन्हें समझ में आ गया. इज इट क्लियर? तो इस तरीके की जब अलग अलग आइडियोलॉजी सोसाइटी में क्लैश करती है तो कुछ लोग होते हैं जो चेंजेस चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चेंजेस नहीं चाहते. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सोसाइटी में अकर करते हैं. यूरोप में भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म की भावना जो है वो फैल रही थी लोगों के बीच में, लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, या फिर कुछ लोग थे जो चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो.
इन आइडियोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। इसमें उसी के बारे में दिया हुआ है, ये पूरे के पूरे जो पैराग्राफ्स यहाँ पर है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। तो इन आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस को हम समझेंगे कि एक आइडियोलॉजी दूसरे से किस तरीके से अलग थी। मैंने 3 टर्म्स का यूज किया है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इनके फीचर्स को हम समझेंगे। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। what are the features of liberals, radicals and conservative? या तो डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन में आएगा, या फिर एक कंपैरिजन क्वेश्चन में भी 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। कंपेयर द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ liberals, conservatives and radicals. Is it clear? I will just read it out for you. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift. तो ये gradual shift वाले कौन थे? Liberals. ये चाहते थे कि change हो, लेकिन धीरे धीरे change हो. To those who wanted to restructure society radically, second category आ गई ना, रातों रात दुनिया को बदल देने वाले लोग, वो थे radicals. Some were conservatives, others were liberal or the radicals. What did these terms really mean in context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean same thing in all contexts or at all the times. We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how influence changed. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt of the radical transformation. Okay, let us come to the point now. So first thing that we need to understand is कि आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था, रेडिकल्स कैसे अलग थे कंजर्वेटिव से, और लिबरल्स में फिर क्या फर्क था, राइट? सबसे पहले लिबरल्स के बारे में जान लेते हैं। लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा ग्रुप था, लोगों का एक ऐसा ग्रुप था हु लुक्ड टू चेंज सोसाइटी, राइट? लिबरल्स वो ग्रुप था जो सोसाइटी को बदलना चाहता था। क्लियर? लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। इनका सेकेंड फीचर क्या है? लिबरल सबसे पहले फीचर क्या है कि दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, राइट? सेकेंड फीचर इनका बनता है कि दे वांटेड अ नेशन, एक ऐसे नेशन की बिल्ड करना चाहते थे ये, जहां पर हर धर्म को इक्वल बेसिस पे टॉलरेट किया जाए। इज इट क्लियर? अभी जब मैं आपको रशिया का आगे मैप दिखाऊंगी कि 1914 से पहले रशिया क्या था, कितना बड़ा एरिया था, उसका कितना बड़ा एथनिक कॉम्पोजिशन था, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसी सोच थी कि ऐसा नेशन बिल्ड किया जाए जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। डायनेस्टी कौन चलाते हैं? राजा महाराजा। अनकंट्रोल्ड, कि आपने देखा ना पिछले चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा कि जो मोनार्क्स थे दे वर नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, दे वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो थी ही नहीं उनके पास, लेकिन जो लोगों ने पार्लियामेंट बाद में भी बनाई वो उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वो ऐसी सरकार, लिबरल्स ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो डायनेस्टिक रूल के अंडर नहीं है, और डायनेस्टी के जो अनकंट्रोल्ड पावर्स है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, जो जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है डायनेस्टी की, किंग की, मोनार्क की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपनी जनता के प्रति, ऐसे प्रिविलेजेस और पावर के बेसिस पे सरकार नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्लियर? आपने मोनार्कियल रूल में देखा, मोनार्कियल रूल क्या है? एक तरह की गवर्नमेंट ही है ना, उस टाइम के लिए तो वो गवर्नमेंट ही थी, क्योंकि मोनार्क से ही लोग मदद मांगते थे, जो भी उनको जरूरत होती थी, डिजास्टर था, कुछ भी था, तो एक तरह की गवर्नमेंट थी उस टाइम के लिए। क्लियर? तो एक्सप्लॉइट कौन कर रहा था? थर्ड एस्टेट के लोगों को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था? आपके क्लर्जीज और फिर मोनार्क्स। तो जब गवर्नमेंट ही एक्सप्लॉइट कर रही है तो ऐसी गवर्नमेंट की तो हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर? दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप आज देख लो, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में भी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किए हुए हैं ना गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं हो तो गवर्नमेंट कभी भी हमसे छीन सकती है।
इज इट क्लियर? तो हमने भी अपने सेफ गार्ड्स लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, इवन व्हेन वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिबरल्स का क्या बनता है? दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of the rulers and officials। कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? आपने जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया है वाई डेमोक्रेसी व्हाट डेमोक्रेसी, उसमें पढ़ा है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोगों को प्रेजेंट किया जाए, उनकी ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस दी जाए, जो लोगों के लीडर्स बनकर आ रहे हैं। तो लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो सबसे पहले तो इलेक्टेड होनी चाहिए, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सिस्टम होना चाहिए, और जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट को उसकी जवाबदेही नहीं है। आज भी तो हम ऐसे ही सिस्टम में रह रहे हैं। इज इट क्लियर? हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये तो एक यू टर्न आ गया इसमें। क्यों इनको कहा गया है कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे? इनको डेमोक्रेट्स नहीं होने का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि आप देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वापस जाओ, जब उन्होंने भी वोटिंग राइट्स दिए तो उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं अपनाया ना, उन्होंने विमेन को तो राइट नहीं दिए। विमेन को राइट देने की तो बात की बात है, जब पहले उन्होंने राइट्स दिए तो उन्होंने नॉन प्रॉपर्टीड को भी राइट्स नहीं दिए कि जिन लोगों के पास टैक्सेस भरने के पैसे नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, वो मेन भी वोट नहीं डाल सकते। तो उसी तरीके से लिबरल्स भी गवर्नमेंट बदलना चाहते थे, सोसाइटी बदलना चाहते थे, लेकिन पूरे तरीके से डेमोक्रेट नहीं थे। They did not believe in universal adult franchise, that is right of every citizen to vote। That means औरतों को या फिर नॉन प्रॉपर्टीड लोगों को ये भी वोटिंग राइट्स देने के हक में नहीं थे। They felt men of property mainly should have the vote। They also did not want the vote for the women। इस वजह से इन्हें नॉन डेमोक्रेटिक कहा गया है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आ गए हैं। क्या क्या फीचर्स हमने इसके किए हैं? ग्रुप विच लुक टू चेंज द सोसाइटी, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन, दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल, they wanted a safeguard against the rights of they wanted to safeguard the rights of citizen even against the government। then they were not democratic। because वो rights जो हैं सिर्फ propertied men को ही देना चाहते थे, औरतों और नॉन प्रॉपर्टीड लोगों को वो भी राइट्स नहीं देना चाहते थे। इज इट क्लियर? आई होप लिबरल्स क्लियर हो गया है। अगर इंडिविजुअली आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं, यहाँ से जो भी आपको 3 इजी पॉइंट्स लगते हैं वो आप पिक करके उसमें लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चंस इंडिविजुअली 3 मार्क्स में आता है। रेडिकल्स के फीचर्स दे दो, कंजर्वेटिव्स के फीचर्स दे दो, लिबरल्स के फीचर्स दे दो, या फिर 5 मार्क्स में एक कंबाइंड क्वेश्चन, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इज इट क्लियर? अब हम जाएंगे सेकंड पे जो कि है रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या कहते थे? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक बात है, जेन्युइन सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस सरकार को चाहती है वो सरकार पावर में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी में भी यही होता है, मेजॉरिटी रूल चलता है। इज इट क्लियर? Many supported women's suffragette movement। अब रेडिकल्स लिबरल्स से किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का ही सेम हो गया ना, ये भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं है, रेडिकल्स डेमोक्रेटिक आउटलुक रखते हैं। वो चाहते हैं कि विमेन सफरगेट मूवमेंट को कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। जो औरतों ने पूरी दुनिया में अपने हक की लड़ाई एक चला रखी है, अपने लिए वोटिंग राइट्स वो मानते हैं, तो औरतों को भी अधिकार देना चाहिए। थर्ड पॉइंट,
Unlike liberals, they opposed the privileges of great landlords and wealthy factory owners. लिबरल्स ने सिर्फ अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल की बात की है, सिर्फ मोनार्कीज की जो पावर्स है उनको चेक करने की बात की है. लेकिन रेडिकल्स एक कदम और आगे जाते हैं. रेडिकल्स कहते हैं कि they opposed the privileges of great landlords and wealthy factory owners also. कि एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ मोनार्क्स नहीं शामिल है, सिर्फ फर्स्ट एस्टेट नहीं शामिल है, सेकेंड एस्टेट भी तो शामिल है. इज इट क्लियर? क्लर्जीज भी तो शामिल है, और वो लोग भी तो शामिल है जिनको इंडिया में हम जमींदार कहते हैं. बड़े बड़े जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो भी तो गरीब किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो उनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो भी उनसे छीन ली जानी चाहिए. They were not against existence of private property but disliked concentration of property in hands of few. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है. रेडिकल्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी जो है कुछ ही हाथों में कंसंट्रेट होके रह जाए. दैट मीन्स के लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स जो हैं उनके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेनली अपार्ट फ्रॉम मोनार्क, अदर देन किंग, अदर देन फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं लेकिन वेल्दी हैं, फैक्ट्री ओनर्स है, लैंड ओनर्स है, राइट, ये लोग भी तो एक्सप्लॉइटर्स हैं. तो इनकी प्रिविलेजेस भी खत्म होनी चाहिए. और प्रॉपर्टी जो आप अपनी मेहनत से बना रहे हो वो आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करके कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हो तो उस पर रोक लगनी जरूरी है. इज इट क्लियर? ये आपके रेडिकल के पॉइंट्स. आई होप और कोई पॉइंट नहीं है. यस, ये आपके रेडिकल के पॉइंट्स आ गए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स कौन थे? मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग जो चेंजेस चाहते हैं लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे. कुछ लोग चाहते हैं जो रातों रात सोसाइटी को बदल देना चाहते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बेस्ट एग्जाम्पल भगत सिंह. he did not wanted Britishers to stay in our country even for a minute, कि जाओ यहां से अपनी कंट्री में जाओ. Clear? And then we have conservatives. Conservatives were opposed to the radicals and liberals. Conservatives कौन है? वो लोग जो बदलाव नहीं चाहते. क्यों बदलाव नहीं चाहते? या तो वो बदलाव से डरते हैं, और जाहिर सी बात है डरेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हीं का पावर तो छिन रहा है. तो मेनली कंजर्वेटिव ग्रुप में कौन लोग हैं? कंजर्वेटिव ग्रुप में वही लोग हैं जिनके हाथों में करंटली पावर है, जिनके पास अभी पावर है. तो मेनली फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव सोच के हैं, क्योंकि पावर उनसे छिन जाएगा, इसलिए वो अपोज करते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स को. After French Revolution, however, even conservative had opened up their minds to the need for change. अब ये सेकंड पॉइंट देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स ने भी अपना माइंड चेंज करने के लिए बना लिया, अपना माइंड चेंज कर लिया कि सोसाइटी में चेंज आना जरूरी है. अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक टॉपिक है ना, द न्यू मिडिल क्लास. न्यू मिडिल क्लास था या कौन सा टॉपिक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था न्यू कंजर्वेटिव रिजीम. यस, द टॉपिक का नाम है न्यू कंजर्वेटिव रिजीम. उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि व्हाट वाज न्यू अबाउट दिस कंजर्वेटिव रिजीम. तो उस कंजर्वेटिव रिजीम को न्यू क्यों कहा गया है? पहले वाली कंजर्वेटिव रिजीम कौन थी? मोनार्कियल रूल, जो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते थे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ज्यादा तादाद में, ज्यादा पॉपुलेशन हमारे अगेंस्ट होती चली जा रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कुछ एक जो बेहतरीन रिफॉर्म्स थे उनको अडॉप्ट कर लिया. तो वो न्यू कंजर्वेटिव रिजीम के तौर पे जाने जाते हैं. तो बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स ने भी अपनी सोच को बदला, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब शायद हम जो सिस्टम चला रहे हैं वो और नहीं चलेगा, तो सोसाइटी का चेंज होना जरूरी है. Earlier in the 18th century, conservative had been generally opposed to the ideas of the change. के फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले या न्यू कंजर्वेटिव रिजीम आने से पहले कंजर्वेटिव्स टोटली चेंज के अगेंस्ट थे. By 19th century, they accepted that some change
was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through the slow process. Clear? 19th सेंचुरी और उसके बाद में उन्हें कहीं ना कहीं ये सोच उन्होंने बना ली कि ठीक है, चेंज होना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोनार्क को कंप्लीटली इग्नोर कर दो। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में चले गए कि एक मोनार्क रहे, उसके पावर्स भी चेक होते रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये धारणा अपने अंदर बना ली थी कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें निकाल दिया जाएगा। और जहां जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपनाई गई वहां से कंप्लीटली मोनार्कियल रूल को अपरूट कर दिया गया। इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री आइडियोलॉजीज, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशलिज्म जो आ रहा है यूरोप में वो इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बेसिस पर ही आएगा। इज इट क्लियर? और आपका पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी इन डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही क्रिएट हुआ था। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। क्लियर? इसको समझने की जरूरत है कि टॉपिक को समझो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रशियन रेवोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्ट था। वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वहां से वो रिवोल्ट जो है शुरू हुआ, उसके कारण वो रिवोल्ट शुरू हुआ। क्लियर? जैसे एग्रीकल्चर में आपने देखा, आप देखोगे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको बड़ी अलग सी बात भी नजर आएगी इसमें कि रिवोल्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्ट था, जबकि रशिया में लार्ज स्केल लोग एग्रीकल्चर करते थे। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर रशिया में करते थे, लेकिन फिर भी रिवोल्ट जो है वो इंडस्ट्री से शुरू हुआ। मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी जब इंट्रोडक्शन दी थी मैंने आपको तब भी ये बात बताई थी कि कोई भी एक प्रोसेस अकेला नहीं है रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए। वही बात मैं यहाँ पर भी दोहरा रही हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन के अकर करने के पीछे सिर्फ एक सोशलिज्म का आना नहीं था। कहीं ना कहीं आप देखो दो प्रोसेसेस और चल रहे थे, एक अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये प्रोसेसेस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड थे। क्लियर? अर्बनाइजेशन किस वजह से हो रही थी? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, लोग अपने गांव से एग्रीकल्चर छोड़ के उन्हें एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। वो देख रहे थे कि शहरों में इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो शायद हमें भी वहां काम मिल जाए। लार्ज स्केल लोग जो हैं अपने काम मतलब खेती बाड़ी का काम छोड़ के, या फिर जिनके पास खेत नहीं थे वो लोग अपना काम छोड़ छोड़ के वो लोग इंडस्ट्रीज में जॉब्स ढूंढने के लिए जा रहे थे। अब इंडस्ट्रीज तो उस वक्त शुरुआती दौर पे थी ना, या फिर हम ये कहें कि जो लंदन है वहां से वेस्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, तो इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप जो थी वो वेस्ट में थी। लेकिन रशिया में लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हुए भी रिवोल्ट रशिया में अकर किया। क्लियर? तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, लोग अपने काम काज छोड़ के शहरों में जा रहे हैं कि हमें वहां जॉब्स मिलेगी, हम वहां घर लेंगे और हम अर्बन सिटीज में रहना शुरू करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से लोग माइग्रेट हो रहे हैं उस हिसाब से काम तो जनरेट नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि लार्ज स्केल लोग जो अर्बन एरियाज में रहने के लिए आए हैं वो सारा दिन सड़कों पे घूम रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनके पास ना रहने की जगह है ना उनके पास जॉब है, और इंडस्ट्रीज से उन्हें बड़ी होप है कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। इंडस्ट्री वालों ने क्या किया कि क्योंकि अब आपको जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो जाहिर सी बात है भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपने एक्सप्लॉयटेटिवली लो वेजेस पे, बहुत ही कम वेजेस पे जो है लेबर को रखना शुरू कर दिया। आप देखोगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स किस तरीके से रह रहे हैं, मिजरेबल कंडीशन में वो लोग वहां रहते हैं, ना उनके रहने के लिए प्रॉपर जगह है ना उनकी सैनिटेशन की प्रॉपर जगह है। और ऐसे में एक जगह है आयरन पुटिलॉव, एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहां पे स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी किसी वजह से
और वो इंसिडेंट जो है बड़ा हो गया इन द फॉर्म ऑफ, उसके बाद जो है रेवोल्यूशन शुरू हुआ है रशिया में। इज इट क्लियर? तो इस पैराग्राफ में मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से अर्बन वर्कर्स बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस अकर कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, और उसकी वजह से अल्टीमेटली रेवोल्यूशन। वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, पूरा पूरा दिन इनसे काम ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वेजेस इनको दी जा रही है, और मार्केट में प्राइसेस जो है वो इतने हाई है कि आप एक ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे हो। क्लियर? आप मिजरेबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर हो। और एक्सप्लॉइट करने वाले कौन है? एक्सप्लॉइट करने वाले हैं फैक्ट्री ओनर्स। तो अब आपको चीजों को लिंक करना है, आइडियोलॉजीज बन रही है अलग अलग, सोसाइटी चेंज होनी है। सोसाइटी चेंज होने के लिए आपको कोई ना कोई रीजन चाहिए कि हम किस वजह से सोसाइटी को चेंज करें। तो ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, सॉरी फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, ये अब सोसाइटी को चेंज करने का रीजन दे रहे हैं। वो ये था कि जब लार्ज स्केल पे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास रखते हैं, वर्कर्स की गुडविल, वर्कर्स की अच्छी कंडीशन, वर्कर्स का प्रॉफिट उनके लिए कोई लेना देना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? देन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स वो थे जिसमें लिबरल्स भी हैं, रेडिकल्स भी है, कंजर्वेटिव्स भी है। अब सोसाइटी में तो मिक्सचर ऑफ लोग है ना, और यही लोग सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। तो सोसाइटी किस तरीके से बदली जाएगी, क्या किया जाए कि सोसाइटी बदली जाए? क्लियर? Liberals and radicals themselves were often property owners and the employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort and labor and enterprises. तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो खुद भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी सोच है कि सोसाइटी को बदलना जरूरी है, वो चाहते हैं कि सोसाइटी जो है सोशलिस्ट ओपिनियन पे बेस्ड होनी चाहिए, और वो चाहते हैं कि भाई जो आपको बेनिफिट दे रहा है आप उसकी भलाई के बारे में तो कम से कम सोचो। आपकी जो जनता है वो पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट्स जो है वो सबके बीच में बंटने बहुत जरूरी है। लेकिन यही लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं, तो कैसे बदलाव आएगा सोसाइटी में? क्लियर? If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with the capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical group and parties in early 19th century. तो जो लोग लिबरल्स और रेडिकल्स की ओपिनियन से एकमत रहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की रैलीज अलग अलग कंट्रीज में, लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म या फिर कंजर्वेटिज्म, ये किसी कंट्री से स्पेसिफिक नहीं है सोच, ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं इस सोच के फेवर में जो है, लिबरल्स और रेडिकल्स की सोच की फेवर में काफी सारी जगहों पे जो है पार्टीज बनने लगी, अलग अलग कंट्रीज में इस सोच के फेवर में रैलीज होने लगी। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. Clear? 1815 में जिस तरीके की मोनार्कियल गवर्नमेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज बन रही थी, इटली में भी, जर्मनी में भी, या फिर और किसी जगह पे भी, फ्रांस में भी आप देखोगे वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की ही एस्टेब्लिश हो गई थी नेपोलियन के आने के बाद में। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो देश के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नेशनल मूवमेंट, जो एक मत समझते हैं कि हम एक देश को बिलोंग करते हैं, जिनमें ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उन्हें नेशनलिस्ट कहा जाता है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स आपको ऑलरेडी पता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम
ऐसी गवर्नमेंट्स को जो है टोटली खत्म कर दे जो यूरोप में 1815 के टाइम पर बन रही थी, जो मेनली मोनार्कियल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी, इनको खत्म कर देना चाहिए. In France, Italy, Germany, and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchies. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all the citizens would have equal rights. After 1950, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read this in writings, right? तो nationalist ने जो है कहा कि एक ऐसा रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, एक रेवोल्यूशन, एक चेंज का आना बहुत जरूरी है जो नेशन बिल्ड कर सके, ना कि एम्पायर्स. क्योंकि इससे पहले क्या कंडीशन थी? पीपल वर ओनली सब्जेक्ट टू द किंग्स, दे वर नॉट सिटीजन्स. तो अब रेडिकल्स, लिबरल्स और नेशनलिस्ट, इनकी ये सोच थी कि हमें एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आना है ताकि हम नेशन बिल्ड कर सके, जहां पे जिन नेशंस की प्रॉपर बाउंड्रीज है, प्रॉपर डिमार्केशंस है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर पार्लियामेंट्स है और लोगों के पास प्रॉपर अधिकार है और लोगों को सिटीजन्स कहा जाता है, तब जाके एक नेशन बनता है. इज इट क्लियर? देन वी हैव कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. अब बात हम समझ गए सोशलिज्म क्या होता है. हमें यह भी समझ में आ गया कि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे. कुछ लोग सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, कुछ नहीं बनाना चाह रहे थे, कुछ धीरे बनाना चाह रहे थे, कुछ जल्दी बनाना चाह रहे थे. ये सारी चीजें हमने समझ ली. लेकिन सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी शुरू हुई है उसको एस्टैब्लिश कैसे किया जाए यूरोप में, कि हमने क्यों समझा पिछले टॉपिक में कि रशिया में जो रिवोल्ट आया वो इंडस्ट्रीज के थ्रू आया. तो इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्रीज में काम हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था जिसे बदलना जरूरी था, और क्या उसके बदलाव के साथ ही सोशलिज्म आया. इज इट क्लियर? लेट अस सी नाउ. Perhaps one of the most far-reaching vision of how the society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. तो ये जो वर्ड है ना सोशलिज्म, ये पूरे यूरोप में बहुत मतलब आग की तरह फैल रहा था और लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारी सोसाइटी को जो है हमने सोशलिज्म के ऊपर बेस करना है. लोगों की समझ में भी आ रहा था कि सोशलिज्म होता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिलेमा भी था कि ये एस्टैब्लिश किया कैसे जाएगा, सोशलिज्म हम लाएंगे कैसे. इज इट क्लियर? Societies were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with their personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. Clear? कि अब तक क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि जो लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रिसोर्सेज को एक्चुअली प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है. उनको तो मतलब बहुत ही 0% वेजेस पे लोगों ने वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रखा है. और जो लोग सिर्फ ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं या प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, उनको कोई और काम करके दे रहा है और प्रॉफिट सारा वो कमा रहे हैं, वो अपने पास अपना प्रॉफिट रख रहे हैं. जो इंसान एक्चुअली उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहा है उसका कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं है. Clear? So if the society as a whole, rather than single individual controlled property, more attention would be paid to the collective social interest. तो जो प्रॉपर्टी आपको फायदा दे रही है, जिसकी वजह से फायदा दे रही है, अगर वही लोग उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेंगे rather than one individual, तो अपने आप ही सोशल गुड बढ़ जाएगा. सोशल गुड बढ़ेगा तो अपने आप ही सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा. Is it clear? Then socialists wanted this change and campaigned for it. Okay, and how could? Okay, so socialists जो है वो चाहते थे कि हम ये चेंज लाना चाहते हैं कि जिनकी वजह से एक्चुअली फायदा हो रहा है उनको ही फायदा अल्टीमेटली मिलना चाहिए,
ना कि सिर्फ उन्हें जो लैंड ओनर्स है। अब देखो इंडिया में भी क्या होता है, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े खेत उनके पास, सारी साल उस पर मेहनत करता था गरीब किसान, उसको बदले में क्या दे देते थे, 2 बोरी अनाज ले जा, 2 बोरी अनाज, 3 बोरी अनाज, उसका पूरा साल उसमें चल जाएगा, उसका पूरा परिवार उसमें खा लेगा, लेकिन जितना भी प्रॉफिट आया है, जो भी हार्वेस्ट से पैसा मिला है, वो जमींदार रखेगा अपने पास। इट इज एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? तो इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक सोशलिज्म, एक आइडियोलॉजी चल रही है पूरे यूरोप में, जो इन प्रिविलेजेस को, इन प्रैक्टिसेस को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? कि सोशलिज्म तो हम समझ गए, सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है वो भी हम समझ गए, लेकिन ये सोसाइटी बनेगी कैसे और कौन बनाएगा? इज इट क्लियर? देन अब यहाँ पे कुछ एक थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है कि हम सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है रॉबर्ट अवंस। रॉबर्ट अवंस अपने आप एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। आपने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, हमने जैसे कुछ एक फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा था, वो चाहे खुद नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों के लिए उनमें कंपैशन था, उनमें सिंपैथी थी, वो चाहते थे कि इनका भला होना चाहिए। वैसे ही रॉबर्ट अवंस खुद भी एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सोचा, इंडियाना में न्यू हार्मनी बनाई, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। देखो जहां पे भी ये वर्ड्स आते हैं ना, कोऑपरेटिव, कम्युनलिज्म, नॉट कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, कोऑपरेटिव या फिर सोशलिज्म, इनका मतलब एक ही होता है कि सोसाइटी जो है वो सोशल गुड के लिए होनी चाहिए, नॉट इंडिविजुअल गुड। तो रॉबर्ट अवन, हु वाज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, यूएसए में, इंडियाना में रहते थे, इन्होंने खुद एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, राइट? Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. अब ये इंडिविजुअल है ना, रॉबर्ट अवन एक खुद एक इंडिविजुअल इंसान है, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, दूसरा कोई चाहेगा तो बनाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा। तो दूसरे जो थिंकर्स थे, दूसरे जो सोशलिस्ट थे, उनकी ये धारणा थी कि सोशलिज्म एस्टैब्लिश करना किसी इंडिविजुअल के बस का नहीं है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है। उनकी ये सोच थी कि सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना, आपने देखा ना जब हम सिविक्स भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि कुछ एक जो लिस्ट है, सब्जेक्ट्स है, वो यूनियन के अंडर आना बहुत जरूरी है, यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जिसके जिसके जिसमें गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट देंगे तो प्राइवेट अपने सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे देंगे, अपने प्रॉफिट के लिए देंगे, उन सर्विसेज को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देंगे, वो पुअर पीपल की रीच में नहीं रहेगा, वो क्वालिटेटिव तो होगा लेकिन वो सबकी पॉकेट में नहीं होगा, वो सबके लिए नहीं होगा। इसी तरीके से इंडिविजुअल इनिशिएटिव, एक बड़ी सोसाइटी है जो पूरे सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक इंडिविजुअल के इनिशिएटिव लेने से कुछ नहीं होगा। अब अगर हम अर्थ को सेव करने की बात करते हैं, तो मैंने 2 पेड़ लगाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक हर इंसान 2-2 पेड़ नहीं लगाता। इज इट क्लियर? तो वही बात यहाँ पर है कि कुछ सोशलिस्ट को लगा कि रॉबर्ट अवन का बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिविजुअल इनिशिएटिव से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएट करना जरूरी है। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स। क्लियर? कोऑपरेटिव्स आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है ना, कोऑपरेटिव्स वो होते हैं जहां पे लोग इकट्ठे होके काम करते हैं, सबके प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है, इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक in 1831 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace the capitalist enterprise. अब यहाँ पे एक टर्म आई है कैपिटलिस्ट, बाद में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्ट क्या होता है और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट कौन सी सोसाइटी बिल्ड होनी चाहिए। क्लियर? सो
लुइस ब्लैंक ने भी इस फेवर में बात की फ्रांस में कि भाई गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप करनी चाहिए रादर देन कैपिटलिस्ट. These cooperatives were to be association of the people who produced goods together and divided the profits according to the whole work done by the members. अब cooperatives किस तरीके से काम करते हैं कि जैसे सपोज करो कुछ लोग हैं जो एक ही तरह के बिजनेस में हैं, वो अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, उन रिसोर्सेज को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर जो प्रॉफिट आएगा वो भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. आपके कॉपरेटिव्स जो है इस तरीके से काम करते हैं. नाम, वर्ड जो इसका नाम है वही आपको डेफिनेशन दे रहा है. कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करना. क्लियर? तो रॉबर्ट ओवेंस ने कोऑपरेटिव डेवलप किया. दूसरे सोशलिस्ट का ये कहना था, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पूरे यूरोप का कोई भी कंट्री आप उठा लो, हर जगह के लिए यही बात लागू होती है कि कोऑपरेटिव्स तभी चलेंगे जब गवर्नमेंट इसमें इनिशिएशन लेगी, जब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी. इज इट क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट कार्ल मार्क्स. एक नया नाम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल added to their ideas of this body of arguments. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स इसके बारे में रखे, अपने ओपिनियन इसके बारे में रखे. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. आ गई ना वही टर्म. उसने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, क्योंकि रेवोल्यूशन इन रशिया का इंडस्ट्रियल था ना, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उसकी रेफरेंस में. कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है. अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जब ओनर सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उसे वर्कर्स के गुड्स से कोई मतलब नहीं है. वर्कर्स को वो बहुत ही कम वेजेस पे करके फ्री हो जाए और बाकी का सारा प्रॉफिट जो है वो अपने लिए रखता है. दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म. दैट इज नोन एज कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो रशिया रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, तो रेवोल्यूशन तो होना ही होना था. कैपिटलिज्म अच्छा फीचर नहीं होता है, राइट? Capitalists owned the capital invested in the factories and the profit of the capitalist was produced by workers. The conditions of the workers could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist. Clear? कि मालिक को इस बात की पड़ी ही नहीं है कि वर्कर्स को भी तो कुछ दे दिया जाए, वो सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ अपने लिए ही रख रहा है. तो ऐसे में वर्कर्स कितनी देर तक काम करेंगे? कभी तो आवाज उठाएंगे ना. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radical socialist society where all property was socially controlled. This could be the communist society. अब यहाँ पे दो words आए हैं, socialist society और communist society. Clear? Socialist society क्या होती है? जाहिर सी बात है, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया, जहां पर सोशल गुड के बारे में सोचा जा रहा है. कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या हुई? पीछे हमने कहीं पढ़ा था ना कि जो प्रॉपर्टी है दैट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली. जो प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे रही है वो प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एज अ होल. तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बेसिकली एक ही वर्ड निकल के आते हैं, मतलब एक ही मीनिंग है इन दोनों का. तो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तब जाके आप सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करोगे यूरोप में. समझ में आई आपको बात कि सोशलिज्म एस्टैब्लिश होने की बात हो रही है ना. और कैसे एस्टैब्लिश होगा? रॉबर्ट ओवन के हिसाब से आपने देखा कोऑपरेटिव्स बिल्ड करने पड़ेंगे. फ्रांस का भी यही ओपिनियन था, जर्मनी का भी यही ओपिनियन था कि गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा. कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो बेसिक रूट कॉज है आपकी सोसाइटी का, आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्पेशली, वो है कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म को खत्म करना है, आपको कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी. तो बाय डिफॉल्ट आपका सोशलिज्म अपने आप एस्टैब्लिश
हो जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी है जो आपको प्रॉफिट दे रही है वो सबके अधिकार में होनी चाहिए, उसका कंट्रोल सब पे होना चाहिए, क्योंकि सबके कंबाइंड एफर्ट से ही तो प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि फैक्ट्री ओनर है जो उसके अकेले के करने से प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ फैक्ट्री बनाने से तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना। प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्कर्स उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो वर्कर्स ही क्यों ना उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करे। तो कंट्रोलिंग फैक्टर आ गया कम्युनिस्ट सोसाइटी, और जो फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए डेवलप हो रही है सोसाइटी, दैट विल बी सोशलिस्ट सोसाइटी। He was convinced that workers would triumph in their conflict with the capitalist. A communist society was a natural society of the future. तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को ये लगता था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का खत्म होना बहुत जरूरी है और वर्कर्स ही हैं जो सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं इन द फ्यूचर। सो लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस वीडियो का वो है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म का क्या मतलब है कि किस तरीके से सोशलिज्म को सपोर्ट किया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सपोर्ट की। पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों जरूरी है? पॉलिटिकल सपोर्ट आप देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगी ना, वो चेंजेस आकर करने में टाइम लगता है। तो पॉलिटिकली उसको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो मास लेवल पे जाएगा। आपका कॉज, आपका जो रीजन है, जो आप चेंज करना चाहते हो, किस वजह से चेंज करना चाहते हो, उसके लिए पार्लियामेंट में पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने आप को लार्जर स्केल पे यूनाइट करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोर्ट यूरोप की तरफ से आ रहा है, मतलब पूरे यूरोप में, क्योंकि सोशलिज्म कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में फैल रहा था। इसके बारे में हर जगह पे ये स्प्रेड हो रहा था, इसकी बातें हो रही थी। तो किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बड़े पॉजिटिवली लिया और सपोर्ट इसके लिए जनरेट किया गया। जैसे आपने देखा कि जो विमेन सफरगेट मूवमेंट है, विमेन सफरगेट मूवमेंट किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। दैट इज अ मूवमेंट जो कि यूनिवर्सली चलती है, राइट? क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट हर कंट्री में विमेन्स को राइट नहीं थे, वोटिंग के राइट्स नहीं थे। तो उसी तरीके से सोशलिज्म के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे एक सपोर्ट जनरेट किया जा रहा था। सबसे पहले इसके सपोर्ट में एक इंटरनेशनल बॉडी फ्रेम की गई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। क्लियर? सेकंड इंटरनेशनल, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट कौन है? जो सोशली रिफॉर्म करना चाह रहे हैं सोसाइटी को। अब वो सिर्फ इंग्लैंड के नहीं है, सिर्फ जर्मनी के नहीं है, सिर्फ इटली के नहीं है, वो सिर्फ फ्रांस के नहीं है, वो इन हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस कॉज को एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए हमें इसको इंटरनेशनली भी यूनाइट करना जरूरी है, जिसके लिए इन्होंने फ्रेम करी सेकंड इंटरनेशनल बॉडी। Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and of working conditions। कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वो भी वर्कर्स ही हैं, वो खेतों में काम करने वाले वर्कर्स हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इनके बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, इनकी बेटर वेजेस के लिए जर्मनी में या फिर फ्रांस में एसोसिएशंस बनने लगी और इन एसोसिएशंस की कुछ डिमांड्स जो हैं वो सामने आने लगी। अब आप देखो, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म में ओनर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रॉफिट, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन जो प्रॉफिट दे रहा है, अगर आप उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचोगे तो वो कितनी देर तक काम करेंगे? कैपिटलिज्म के अंडर आप देखोगे कि जो ओनर है उसको ये भी नहीं पता कि वो वर्कर 18 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं या 24 घंटे काम कर रहे हैं। उसकी सोच तो सिर्फ ये है कि जितना ज्यादा काम कर रहे हैं उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो वर्कर्स की कंडीशंस को बेटर करना बहुत जरूरी था। They set up funds to help members in the time of disaster and demanded a reduction of the working hours and right to vote। इनके
फाइनेंसिस के बिना तो कुछ नहीं चलता ना। तो ऐसे फंड्स इनके लिए जनरेट होने लगे जो कि इनको एट द टाइम ऑफ नीड हेल्प प्रोवाइड करते थे। जर्मनी में अब क्या हुआ है, पॉलिटिकली एसोसिएट कैसे हो रहे हैं ये, यहाँ पर हमने देखा कि वर्कर्स की एसोसिएशंस बन रही है। वर्कर्स ने अपने आप को और ज़्यादा विजिबल और अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए क्या किया, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जर्मनी की, मतलब जर्मनी के वर्कर्स एसोसिएशन ने, सारी वर्ल्ड के एसोसिएशन नहीं जाएगी जर्मनी में, जर्मनी के जो वर्कर्स एसोसिएशन है उन्होंने वहां की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर दिया। क्लियर? अब आप देखोगे ना कि पार्टीज जब सपोर्ट पाएगी इतनी सारी वर्कर्स एसोसिएशन का, वर्कर्स एसोसिएशन में कौन है मेंबर्स, वर्कर्स ही तो है। वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वही वर्कर्स है जिन्होंने वोट डालना है। तो कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अलायंस क्रिएट की वर्कर्स एसोसिएशन के साथ, और अच्छे वोट्स के साथ पार्लियामेंट में वो लोग जीत कर आए। क्लियर? और बाद में जो है ब्रिटेन में आप देखोगे लेबर पार्टी बनी, वर्कर्स एसोसिएशन प्लस डेमोक्रेटिक पार्टी इकट्ठी होके ब्रिटेन में बनी, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। मतलब और पार्टीज जो है फर्दर जनरेट होने लगी जो इस सोशलिज्म के लिए काम करना चाहती थी। हाउएवर 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा मतलब पार्लियामेंट में सीट नहीं हासिल कर पाए, वो क्लियर कट इलेक्शन नहीं जीत पाए, वो क्लियर कट गवर्नमेंट नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में उनकी प्रेजेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। क्योंकि आप देखो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया तो वो पार्लियामेंट में अच्छे वोट्स के साथ जीत पाई। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये अब कंट्री की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे वर्कर्स एसोसिएशन, लेकिन अपने आप को क्लियर कट मतलब पॉलिटिशियंस नहीं बना पाए पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट फ्रेम ही ये करे ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन गवर्नमेंट फ्रेमिंग में इनके डिसीजंस जो हैं, इनकी मेजॉरिटी को देखते हुए इनको काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था। इज इट क्लियर? सो दिस इज okay, I'll read it out. However, till 1914 socialists never succeeded in framing a government in Europe represented by strong figure in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservative liberals and radicals. तो गवर्नमेंट वही लोग बना रहे थे अभी भी, लेकिन जो वर्कर्स एसोसिएशन थी इन लोगों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस जरूर दी जाती थी अच्छे लेवल पे। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और फर्दर जो रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ रशिया में वो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे। इसमें हमने क्या समझा, सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, एक धारणा, एक सोच, उसका क्या मतलब है, फिर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश किस तरीके से किया जाए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी चाहिए, इंडिविजुअल्स की कोऑपरेशन भी चाहिए, सोसाइटी जो है ऐसे नॉर्म्स पे बिल्ड होनी चाहिए जो कॉमन गुड को प्रमोट कर रहा है, जो उनको बेनिफिट दे रहा है, जिनकी वजह से बेनिफिट अकर कर रहे हैं। सो दैट वाज अ सोसाइटी टू बी बिल्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो ये हमने समझा है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में, सॉरी, पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने सोशलिज्म का आना समझा, किस तरीके से आया और कैसे सोसाइटी को चेंज करने के लिए एफर्ट्स बनाए गए। मीट यू in the second part of the video. Till then, God bless you all.